हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो यूनिट है वो क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। नेक्स्ट यूनिट है आपकी थर्ड यूनिट। ओके, यूनिट थर्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, वैसे ये एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 है, यूनिट नंबर 3 है। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। देखिए, अगर किसी करंट कैरिंग वायर के पास, अगर जैसे मान लीजिए कोई कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखे गए, तो मुझे पता चला कि करंट, अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है तो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इसकी करंट की प्रॉपर्टीज से मुझे पता चला धीरे धीरे, है ना। कैसे पता चला? जैसे मान लीजिए कोई करंट कैरिंग वायर है, मैंने यहाँ पर एक चार्ज रखा, ठीक है, चार्ज रखा, ठीक है। करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है, या तो पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो हो रहा है, या नेगेटिव जैसे इलेक्ट्रॉन है तो वो इसके अपोजिट फ्लो हो रहा है ना। इसमें आई करंट फ्लो हो रहा था। अच्छा, तो ये चार्ज यहाँ पे था, मैंने यहाँ पे देखा कि क्या इस चार्ज पे कोई फोर्स लग रहा है। अगर इस चार्ज पे देखो, चार्ज पे कौन फोर्स लगा सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। चार्ज रखा हुआ है, इसमें कौन फोर्स लगा सकता था? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, मैंने चेक किया तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगा, यानी चार्ज को यहाँ पे रखा तो ऐसा कैसे रहा? इसका मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो। क्या जीरो है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो चार्ज को क्या लगता? फोर्स लगता। पर क्योंकि फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो है ना। और वैसे होना भी चाहिए था। देखो, इस वायर में अगर मैं इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो क्या मैं यहाँ से गॉसियन सरफेस पास करूंगा? बोलो ठीक है। अच्छा जी, तो जो ये वायर है, देखो इसके अंदर चार्ज फ्लो जरूर हो रहा है, चार्ज, पर देखो नेट चार्ज तो जीरो ही है भाई। इसके पास इस वायर के अंदर चार्ज कैसे है? पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेशनरी है, इन रेस्ट पे है, और जो नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन है, मान लो मेटलिक वायर है, तो वो मूव कर रहे हैं। हाँ, एक मूव कर रहा है और एक मूव नहीं कर रहा है, पर बाकी नेट चार्ज तो जीरो है ना, है तो पॉजिटिव भी और है तो नेगेटिव भी। तो देखो नेट चार्ज जीरो, तो यहाँ से आप फ्लक्स की वैल्यू लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या ये जीरो है? तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई? जीरो। यहाँ से आप निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। अच्छा, ऐसा आना भी चाहिए था क्योंकि यहाँ पे ई जीरो है। मैं जानता हूँ अगर किसी वायर में से करंट फ्लो हो रहा है तो अगर उसके पास किसी पॉइंट में मैं आपसे बोलूँ कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, देखो जो आप करते थे पिछले चैप्टर में, वो ऐसा पार्टिकल था और उसके ऊपर नेट चार्ज था पॉजिटिव, उसके अंदर जो थे वो खुद तो वायर न्यूट्रल था पर उसके ऊपर नेट चार्ज दिया गया था पॉजिटिव, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था। यहाँ पे नेट चार्ज कोई नहीं दिया गया, वो जो उसके अंदर चार्ज था, उसका खुद का जो चार्ज था वही चार्ज बस फ्लो होने लग गया, इसलिए भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तो क्या होगा? जीरो, है ना। थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए था। प्रैक्टिकली करके देखा, इसके पास एक चार्ज रख के देखा, मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हुआ तो इस चार्ज ये फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो था। ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, इस चार्ज को इस डायरेक्शन में मोशन दी, इस डायरेक्शन में मोशन दी। ओके, तो जैसे ही मैंने इसको मोशन दी इस डायरेक्शन में, ये इधर शिफ्ट हो गया, इधर मुड़ गया। ठीक है। अच्छा, यानी मैंने मोशन इधर दी, इधर मुड़ा, यानी कोई ना कोई तो फोर्स लगा है इसके ऊपर इधर मोड़ने वाला। ठीक है। अच्छा, मैंने दोबारा चेक करके देखा, मैंने फिर इधर मोशन दी। ठीक है, मैंने स्पीड चेंज की, ज्यादा स्पीड से क्या? ज्यादा मुड़ गया इस तरफ। ठीक है। अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन में दी, इस डायरेक्शन में स्पीड दी तो इस डायरेक्शन में मुड़ गया, यानी चार्ज पे फोर्स तो लग रहा है, पर चार्ज पे कब फोर्स लग रहा है? जब चार्ज मोशन में है। चार्ज रेस्ट पर है तब फोर्स नहीं लग रहा है, पर जब चार्ज मोशन में है तब फोर्स लग रहा है। यानी यहाँ पे देखो, देख इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसा होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा ही लगाएगा, चाहे पार्टिकल रेस्ट पे हो चाहे मोशन पे, है ना। आपने दोनों टाइप के क्वेश्चन कर रखे हैं ना। वो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट वाला क्या था, उसमें चार्ज ड्रॉपलेट थी, वो चुपचाप रखी हुई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के अपन इसको क्या कर रहे थे? बैलेंस कर रहे थे ना, एनर्जी इधर लग रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा था।
तो देखो इस पे भी फोर्स लग रहा था जब रेस्ट पे थी। और आपने एक ऐसा क्वेश्चन भी किया था, दो प्लेट्स थे जिसके बीच में चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो इधर चला गया तो कितना डिफ्लेक्शन हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे हो तब भी फोर्स लगाता है और मोशन में हो तब भी फोर्स लगाएगा। पर यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे जब रेस्ट पे है तब तो फोर्स नहीं लग रहा, पर मोशन में है तब लग रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो दोनों ही केस में फोर्स लगाता, ठीक है। अच्छा, पर फोर्स लग रहा है यानी यहाँ पे कोई ना कोई तो फील्ड है, ठीक है। बाद में इस फील्ड के ऊपर जब और स्टडी की गई तो इस फील्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो मैग्नेटिक फील्ड से मैच हुई। किससे मैच हुई? मैग्नेटिक फील्ड से। तो बोला गया इसका मतलब जो करंट है वो अपने चारों तरफ क्या जनरेट करता है? मैग्नेटिक फील्ड। यानी इस करंट कैरिंग वायर है तो इससे कुछ दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक वैल्यू देखूं तो 0 आएगी, पर मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं आएगा। मैग्नेटिक फील्ड को लिखा जाता है बी से। किससे लिखा जाता है? बी से, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट होती है टेस्ला, है ना, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। पर फिलहाल देखो, यानी देखो दूसरी बात देखो कि चार्ज खुद जब रेस्ट पे था, देखो ऐसा जब ऐसा इस वायर के ऊपर चिपका हुआ था तो ये क्या जनरेट कर रहा था? क्या जनरेट कर रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड। पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं कर रहा था। अब चार्ज जब मोशन में आ गया तो वो क्या जनरेट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या जनरेट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन एक्सपीरियंस कर सकता है? चार्ज, चाहे मूविंग हो चाहे रेस्ट हो। पर मैग्नेटिक फील्ड को कौन महसूस कर सकता है? मूविंग चार्ज, है ना। जब चल रहा है तभी पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड है। अगर जब तक ये रखा है, जब तक कोई फोर्स नहीं लग रहा तो पता ही नहीं चल रहा। यानी देखो, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट भी मूविंग चार्ज के कारण होता है और एक्सपीरियंस में मैग्नेटिक फील्ड को मूविंग चार्ज ही कर सकता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे चार्ज रेस्ट पे हो तब भी जनरेट करेगा, चाहे चार्ज मूविंग हो तब भी जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। और एक्सपीरियंस भी, चाहे चार्ज मूविंग है वो भी एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, चाहे रेस्ट पे है वो भी एक्सपीरियंस करेगा। पर मैग्नेटिक फील्ड को मूविंग चार्ज ही जनरेट कर सकता है और मूविंग चार्ज ही एक्सपीरियंस कर सकता है ना। ओके, वैसे तो देखो अब दो चीजें तो अपन को क्लियर हुई, वो तो अपन लिख देते हैं इधर, है ना। देखो, अगर चार्ज रेस्ट पे है पहला रेस्ट, दूसरा मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड और एक्सीलरेटेड चार्ज, ये होते हैं सोर्स। यानी क्या क्या जनरेट कर सकते हैं, किस किस चीज के लिए सोर्स होता है। तो भाई चार्ज रेस्ट पे है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा। रेस्ट पे चार्ज है तो क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा। मैग्नेटिक फील्ड कब जनरेट हो रहा था? जब करंट फ्लो हो रहा था। करंट का मतलब मूविंग चार्ज। अच्छा जी, चार्ज अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। बात समझ में आई? अगर चार्ज एक्सीलरेटेड है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा और इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करेगा। बोल बात समझ में आई आपको? अच्छा जी, ये दोनों जनरेट नहीं करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट नहीं करेगा, ये दोनों जनरेट करेंगे। बात समझ में आई? ये सोर्स है ना, कई बार सिंपल सा सवाल पूछ लिया जाता है, चार्ज रेस्ट पे तो क्या जनरेट कर सकता है? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट नहीं कर सकता। अगर चार्ज कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा, चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखो हमेशा जनरेट होगा। मूविंग है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा ही। देखो जहां पे रेस्ट पे तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, पर मूविंग है, दोनों केस में मूविंग है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। पर मोशन अगर एक्सीलरेटेड है तो मैग्नेटिक फील्ड के अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एमिट करता है अपने आप में। तो आगे जाके तो ये तीनों चीजें हैं आपके, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आगे जाके जब आपका 8th चैप्टर आएगा यानी 5th यूनिट आएगी, उसके अंदर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो आप क्या लिखोगे? चार्ज एक्सीलरेटेड चार्ज। कैसा चार्ज? एक्सीलरेटेड चार्ज, है ना। अच्छा देखो कमाल की बात है, दोबारा से देखना एक चीज,
जैसे ये करंट चल रहा है, तो देखो क्या इसके पास पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर, वायर के अंदर? यस सर है। क्या नेगेटिव चार्ज भी है? मान लो मेटलिक वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूविंग है, तो देखो ये कैसे हैं? रेस्ट पे, और ये कैसे हैं? मूविंग। और क्या दोनों इक्वल भी हैं? यस सर। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण भी जनरेट होगा और नेगेटिव के कारण भी। देखो पॉजिटिव कैसा है? रेस्ट। नेगेटिव कैसा है? मूविंग। तो ये रेस्ट पे, ये मूविंग, पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों जनरेट कर सकते हैं ना, रेस्ट वाला चार्ज भी जनरेट कर सकता है और मूविंग भी। इसलिए देखो अब, और दोनों बराबर हो रहे हैं क्योंकि वायर तो कैसा है? न्यूट्रल है। तो देखो जितना पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उतना ही किसके कारण होगा? नेगेटिव के कारण। इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा था इस पॉइंट पे? 0 आ रहा था, क्योंकि दोनों चार्ज जनरेट कर रहे थे, है ना। या दूसरा कंसेप्ट मैंने आपको बताया, गॉसियन सरफेस लो, नेट चार्ज कितना आएगा? 0। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैग्नेटिक फील्ड ये तो जनरेट कर ही नहीं सकता, सिर्फ कौन जनरेट करेगा? ये जो मूविंग चार्ज है। तो भाई अब देखो एक ही चार्ज जनरेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और उसको कैंसिल करने के लिए कोई भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये मूविंग है ही ना, तो सिर्फ ये जनरेट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होता। इस पॉइंट पे क्या 0 नहीं होता? मैग्नेटिक फील्ड। क्या 0 होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और मैग्नेटिक फील्ड नॉन 0 होता है। यानी यहाँ पे अगर आप चार्ज रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन महसूस कर सकता है? चार्ज कैसा भी हो, है ना, मूविंग हो रहा, पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। अच्छा पर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो है, पर मैग्नेटिक फील्ड कौन जनरेट करता है? मूविंग चार्ज। और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस भी कौन करता है? मूविंग चार्ज। क्या ये चार्ज मूविंग है? नहीं। तो जब तक ये चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। और हिसाब मैग्नेटिक फील्ड का तो पता भी नहीं है, मान लीजिए अभी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड का मान लीजिए पता भी चला, मेरे हिसाब से तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, मैंने रखा तब कोई फोर्स नहीं लग रहा, और मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड होना भी 0 चाहिए था, कोई फोर्स नहीं लगा। पर जैसे इसको मोशन दी तब फोर्स लगा, इसका मतलब कोई ना कोई तो ऐसा फील्ड अवेलेबल है जो चार्ज पे फोर्स नहीं, मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाता है। और अगर वो सिर्फ मूविंग चार्ज पे फोर्स लगा रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा नहीं है। बाद में इस फील्ड की प्रॉपर्टी किससे मैच हुई? मैग्नेटिक फील्ड से। तो मैंने क्या कंक्लूजन निकाला कि मूविंग चार्ज क्या जनरेट करता है? मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और वो भी जो कांस्टेंट थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ना, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चले तब। बात समझ में? चलिए जी और देखिए, और अच्छा जी अब मुझे फिलहाल आप ये समझ लीजिए, मुझे ये पता चल गया था कि करंट के कारण एक फील्ड जनरेट हो रहा है और वो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, हाँ वो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो बाद में अपन चेक करेंगे। ये जो फील्ड अवेलेबल है इसकी प्रॉपर्टी मैच करेंगे, जिससे मैच होगी वो वाला फील्ड हो जाएगा। पर फिलहाल देखो ये तो पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई और फील्ड है ना। अब देखो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट से मुझे ये पता चला कि ये मैग्नेटिक फील्ड ही है ना। ये तो पता चला था दूसरा फील्ड है, कौन सा है? मैग्नेटिक है। वो तो मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग लाइन कि उसकी प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड से मैच कर रही थी, इसलिए फाइनली मैंने कंक्लूजन निकाला है मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा अब देखते हैं कैसे। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक करंट कैरिंग वायर लिया, और ये करंट कैरिंग वायर मान लीजिए आप ऐसा, ये इसके अंदर से एक होल कर दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बड़ा करा लो, ठीक है। अच्छा अच्छा इसको मैंने एक पूरे मान लीजिए सर्किट से जोड़ दिया, ये समथिंग ये लो, ठीक है ना। तो मान लीजिए की ऑफ है और इसके चारों तरफ मैंने आयरन फाइलिंग्स रख दिया ना, देखो वो जो आती है ना, वो जैसे कोई किसी चीज को शार्प करते हैं तो उससे घिसते हैं ना, ठीक है, उसको बोलते हैं फाइल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फाइल। और जो उसके घिसने के कारण वो जो गिर जाता है बुरादा टाइप है ना, उसको बोलते हैं फाइलिंग्स, है ना। तो आयरन फाइलिंग्स इसके ऊपर मैंने डाल दी, इसके ऊपर ऐसे ऐसे डाल दी रैंडमली, ठीक।
अब मैंने जैसे ही करंट ऑन किया तो जो ये है ना, इसका डायग्राम मैं इधर बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये होल है, इसमें से वायर निकल रहा है, तो ये कोसेंट्रिक सर्किल में इस टाइप से रीअरेंज हो गई। यानी जैसे ही आपने करंट ऑफ था, कुछ नहीं हो रहा था, जैसे ही आपने करंट ऑन किया ये सर्कुलर पाथ में सेट हो गई। यानी जो ये आयरन पार्टिकल्स थे, इन पे भाई कोई ना कोई तो फोर्स लगा है करंट के फ्लो होने के बाद, है ना। तो यानी करंट एक ऐसा फील्ड जनरेट कर रहा है जो आयरन के ऊपर भी फोर्स लगा सकता है ना। मुझे ये तो पता था करंट एक फील्ड जनरेट करता है। अब मैं चेक कर रहा हूँ कौन सा फील्ड जनरेट कर रहा है। तो मैंने सिंपल एक्सपेरिमेंट किया और मुझे पता चला कि ये आयरन पार्टिकल्स के ऊपर भी फोर्स लगा सकता है। अच्छा जी, उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके अंदर क्या किया गया कि एक वायर ले लिया इस टाइप का वायर, है ना। अगर ऐसा वायर हो तो इधर से देखोगे तो सिर्फ आपको एक डॉट दिखाई देगा ना, इसमें एक डॉट बना देता हूँ ना, एक वायर या करंट कैरिंग वायर, ठीक है, ये वायर है, ठीक है। अच्छा जी, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक निडल रखी हुई, ऐसे सिंपली मैंने सिंपल रख दिया। इसका एक एंड नॉर्थ है, एक एंड कितना है, साउथ है, ठीक है। अच्छा जी, मान लीजिए नॉर्थ एंड है, ये साउथ है। अब मान लो इसकी डायरेक्शन इधर आ रही है, इस डायरेक्शन में, फिर आपने इसको उठा के यहाँ पे रखा तो इसने अपनी डायरेक्शन ऐसे कर ली, आपने ना, आपने इस पॉइंट पे रखा तो इसने डायरेक्शन इधर कर ली, बात है। ऐसे चलते गए, इसको आगे रखा, ये वापस से घूम के इधर आ गया। यानी देखो ये जो मैग्नेटिक निडल है, मैग्नेटिक कंपास आपने लिया है, क्या इसको यहाँ से आकर इधर मुड़ रही है, यानी इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है भाई, कोई ना कोई तो फोर्स, और कोई फोर्स नहीं लगा कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होती है ना। आपने कहा होगा कि इस मैग्नेट को अगर फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होती है ना, वो फ्रीली सस्पेंड करने पर होता है ना। ऐसा नहीं कि आप अगर फोर्स लगाओगे तब भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, आप जब तक इसके ऊपर एक एक्सीडेंट रहोगे, ठीक है, पर आप इसको तो फ्री कर दोगे तभी घूम के इधर हो जाएगी, यानी फ्री होगी जब इधर। अगर उसके अलावा किसी और डायरेक्शन में भी है, जिसका मतलब उसको कोई ना कोई तो फोर्स लग रहा है, अगर इसको इधर रख रहे हैं तो ये इस डायरेक्शन में, इधर रख रहे हैं इस डायरेक्शन में, यानी ये जो मैग्नेटिक कंपास है ये भी कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है। यानी एक ये जो करंट है ये ऐसा फील्ड जनरेट कर रहा था जो सिर्फ मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाता था, दूसरा ये मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक निडल पे भी फोर्स लगा पा रहा था, या आयरन पार्टिकल्स पे भी फोर्स लगा पा रहा था। इसकी सारी प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही थी, मैग्नेटिक फील्ड से। तो फाइनली जो कंक्लूजन निकाला गया कि करंट के फ्लो होने का उसके चारों तरफ जो फील्ड जनरेट होता है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ कोसेंट्रिक सर्किल के रूप में सेटअप रहता है, ऐसे रहता है कोसेंट्रिक सर्किल, है ना। ये वायर ऐसे दो ऐसे कोसेंट्रिक सर्किल की फॉर्म में सेट रहता है ना। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी ये सब अपन बाद में देखेंगे, फिलहाल आप इतना समझिए। वो बात समझ में आई आपको? चलो जी, अब देखो आगे की बात। तो यानी कुल मिला के ये पता चल गया मुझे कि जब करंट किसी वायर से फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इस इफेक्ट को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। व्हेन द करंट इज flowing through a wire या flowing through a conductor, then magnetic field generated around it. This effect of current is known as magnetic effect of current. चलिए जी आगे की बात करते हैं। अच्छा चलिए इस चैप्टर में ना, अच्छा जैसे तीनों डायरेक्शन काम, जैसे मान लो कि मोशन होती है एक्स वाई जेड, है ना, तीनों डायरेक्शन में ना, तो बिल्कुल तीनों डायरेक्शन काम में आने वाली है। इसमें देखो ये एक्स डायरेक्शन मानेंगे, ये मान लेंगे वाई डायरेक्शन, और जो जेड डायरेक्शन जिसको अपन ऐसा बनाते हैं, इसको देखो पर्टिकुलरली जेड में से होता किधर है, इधर होता है ना, 2D में समझा देते हैं। जब इधर और इधर जाते हो, इधर और इधर वाली डायरेक्शन तो मैं बोर्ड पे बना ही सकता हूँ, इधर और इधर वाली डायरेक्शन भी मैं बोर्ड पे आराम से बना सकता हूँ। अब जो ये वाली डायरेक्शन है ना, इनके लिए सिंबल यूज किया गया। अगर मैं कभी भी डॉट के चारों तरफ सर्किल लगा दूँ, सर्किल कोई नेसेसरी भी नहीं है, जब मेरे को बहुत सारे डॉट लगाने होंगे तो मैं बार बार सर्किल नहीं लगा दूंगा, पर समझो डॉट होना चाहिए ना, इसको बोलते हैं डॉट। तो इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन यानी ऐसा। अच्छा ऐसे में डायरेक्शन किधर, एरो इधर लगाऊं या उधर लगाऊं, तो अगर डॉट का मतलब होता है इधर, है ना, यानी आउट ऑफ प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर
और किधर आउटवर्ड, किस डायरेक्शन में आउटवर्ड। और अगर मैं कभी कहूँ क्रॉस, सर्किल को खास जरूरी नहीं है, ठीक है, पर फिर भी अगर दिस क्रॉस हो, क्रॉस का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन रहेगा, पर ये किधर होगा इनसाइड, है ना, डायरेक्शन किधर होगी, इनटू द प्लेन, प्लेन के अंदर की तरफ। बोलो बात समझ में आई। अच्छा ये सिंबल है, ये इन डायरेक्शन को डिनोट करते हैं ना, ऐसा नहीं है कि इधर इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये किसी भी चीज को डिनोट किया जा सकता है ना। जैसे कहूँ एक वायर में से करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, तो इसका मतलब वो वायर ऐसे है, उसमें से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये तो सिर्फ डायरेक्शन बताएंगे, क्या बताएंगे, डायरेक्शन बताएंगे, ठीक है। चलिए जी और देखिए, ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की, व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टिंग वायर देन मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड अराउंड इट, दिस इफेक्ट ऑफ करंट इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सेकंड, इसके लिए कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए जिससे ये पता चला। सबसे पहले एक वायर के पास एक चार्ज को रखा गया था, वो रेस्ट पे था तो कोई फोर्स नहीं लग रहा था, पर मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा था, इसका मतलब देयर इज ए फील्ड अराउंड द वायर which is not similar to electric field. This field is different, but this field exert force on the iron filings as well as magnetic compass, so that we can conclude that this field is magnetic field because its properties are similar to magnetic field. ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन, उसके बाद सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर जनरेट करना है तो उसका सोर्स क्या होगा, मतलब दो सोर्स होते हैं। पहला तो मूविंग चार्ज, कैसा चार्ज, मूविंग चार्ज, ये कैसा हो सकता है, कांस्टेंट स्पीड से भी चल सकता है और वेरिएबल स्पीड, ये एक्सीलरेटेड भी हो सकता है और कांस्टेंट स्पीड वाला भी हो सकता है। अगर ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है इसका मतलब ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और एक्सीलरेटेड चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी एमिट करेगा, ठीक है। अच्छा दूसरा जो इसका सोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट का, वो क्या होता है, खुद मैग्नेट या मैग्नेट, जो नेचुरल मैग्नेट आपको मिलते हैं ना, देखो जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकती है, और मूविंग चार्ज भी, मूविंग चार्ज या मैं इसको बोल दूं करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, ये हाँ एक ही बात है ना, तो ये जनरेट कर सकते हैं। यानी देखो मैग्नेटिक फील्ड दो तरीके से जनरेट किया जा सकता है ना, जो मैग्नेट जो अपने मिलती हैं है ना, अब इनको बोला जाएगा नेचुरल मैग्नेट, पर यही मैग्नेटिक फील्ड में करंट से भी जनरेट करवा सकता हूँ, तो मैं करंट का यूज करके जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कराऊंगा तो उसको अपन बोलेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट, क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल मैग्नेट। और ये जो मैग्नेट, तो दो टाइप के मैग्नेटिक फील्ड के दो सोर्स होते हैं, एक तो मैग्नेट होता है ना, जिसको मैग्नेटिक डाइपोल भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक डाइपोल, और एक दूसरा करंट बोल दो या क्या बोल दो, मूविंग चार्ज। चलिए जी और देखिए, comparison between इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। भाई दो टाइप के फील्ड के बारे में अपन थोड़ा सा जान रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कंप्लीटली जान रहे हैं और कुछ चीजें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जान रहे हैं। अब थोड़ी चीजें कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। पहली देखो भाई सोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है, चार्ज, ओनली चार्ज, कैसा भी हो सकता है ना, चार्ज एट रेस्ट नहीं है, चार्ज एट रेस्ट सिर्फ मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, ऐसा नहीं मूविंग चार्ज जनरेट नहीं कर सकता, जनरेट तो वो भी करेंगे। तो इसका तो चार्ज क्या है, सोर्स क्या है, चार्ज, ठीक है। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन जनरेट करेगा, चार्ज एट रेस्ट। अच्छा इसका भाई मूविंग चार्ज है ना, मूविंग चार्ज या करंट, दोनों का सोर्स हो गया। दूसरा, ठीक है, दूसरा ये दोनों ही जो फील्ड होते हैं ये लॉन्ग रेंज होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ही फील्ड कैसे हैं, लॉन्ग रेंज फील्ड, लॉन्ग रेंज फील्ड है ना। और सोर्स से डिस्टेंस बढ़ने पर
और इन दोनों फील्ड की स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, इनकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है ना, और वो स्क्वायर की टर्म्स में ही चलती है। यानी कुल क्या ये अगर मैंने यहाँ पे सोर्स रखा तो अलग अलग पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग हो सकता है? यस सर, यानी स्पेस के अकॉर्डिंग अलग अलग पॉइंट पे, क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो भाई ये क्या होता है? ये स्पेस फंक्शन होता है। क्या होता है? स्पेस फंक्शन, यानी स्पेस के कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा। अगर आप पॉइंट चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं ना, स्पेस फंक्शन होते हैं। ठीक है। तीसरा, ये दोनों ही जो जैसे मान लो यहाँ पे सोर्स रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को फैलने में जो टाइम लगता है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच, जैसे मैंने यहाँ पे सोर्स रखा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचने में एक टाइम लगेगा ना। दोनों ही एक फाइनाइट टाइम लेते हैं टू डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द स्पेस। जैसे मान लो मैंने बल्ब जलाया तो बल्ब जलाते ही रोशनी फैल रही है ना, ठीक है। वो बल्ब से लेकर दीवार तक पहुंचने में उसको कुछ टाइम तो लगता ही है ना। हालांकि वो टाइम बहुत कम होता है, मुझे एहसास हो या ना हो उस टाइम का, पर बाकी टाइम तो लगता ही है ना। तो ये दोनों ही बेटा टेक फाइनाइट टाइम टू डिस्ट्रीब्यूट ये दोनों ही फाइनाइट टाइम लेते हैं ना। हालांकि ये बहुत फास्ट ट्रेवल करते हैं, ये स्पेस से बहुत फास्ट ट्रेवल करते हैं ना। और जो इनकी स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ इतनी हाई स्पीड से ट्रेवल करते हैं। इसलिए मुझे एहसास नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे चार्ज रखा, रखते इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है। बाकी इनको डिस्ट्रीब्यूट होने में क्या लगता है? टाइम लगता है। ठीक है। चौथा, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, इसके बारे में तो आप ये पढ़ चुके हो। ये इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है ये कभी भी क्लोज लूप में नहीं मिलता, ये कभी भी क्लोज लूप में नहीं मिलता इलेक्ट्रिक फील्ड। बट मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कैसा मिलता है? क्लोज लूप में, हमेशा कैसा मिलता है? क्लोज लूप में। तो ये इन दोनों में कंपेरिजन हो गई, कुछ सिमिलरिटीज भी हैं, कुछ डिफरेंस भी हैं, है ना। तो ये कंपैरिजन हो गया ना। सोर्स दोनों पता है, दोनों लॉन्ग रेंज सोर्स है, यानी स्पेस के फंक्शन होंगे। आप पोजीशन चेंज करोगे पॉइंट की तो चेंज हो सकते हैं दोनों फाइनाइट टाइम लेते हैं टू डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द सरफेस और थ्रू आउट द स्पेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड कभी क्लोज लूप में नहीं मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ही क्लोज लूप में मिलता है। अब देखा था ना वायर के चारों तरफ, अपने एक्सपेरिमेंट करके देखा था, वो नीडल घूम के वहीं आ गई, यानी मैग्नेटिक फील्ड नीडल तो उधर ही रुकेगी जिधर मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। तो वो यानी मैग्नेटिक फील्ड घूमता 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 कैसा बना लिया उसने? क्लोज पाथ बना लिया। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉरेंज फोर्स। ठीक, क्या चीज आता है? लॉरेंज फोर्स। चलो इससे पहले एक छोटी चीज और पढ़ लेते हैं ना। दो टर्म बहुत काम आने वाले हैं अपने, है ना। एक आने वाला है कंबाइंड फील्ड, कंबाइंड फील्ड क्या काम आने वाला है? कंबाइंड फील्ड। अगर किसी स्पेस में बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर अवेलेबल टुगेदर, है ना, अगर एक साथ दोनों अवेलेबल हों तो उसको बोला जाता है कंबाइंड फील्ड। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली दोनों प्रेजेंट हो तो इस फील्ड को बोला जाता है कंबाइंड फील्ड। क्या बोला जाता है? कंबाइंड फील्ड। ठीक है। If magnetic electric field and magnetic field both are available in same space simultaneously, then the field is known as combined field. तो field कैसा कहलाएगा? combined field. ठीक है। दूसरा एक बोला जाएगा क्रॉस फील्ड। क्या बोला जाएगा? क्रॉस फील्ड। अच्छा, क्रॉस फील्ड क्या होता है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों अवेलेबल हो सेम स्पेस में और ये दोनों परपेंडिकुलर भी हों, ये क्या हो? परपेंडिकुलर, तो इसको क्या बोला जाता है? क्लोज फील्ड। इफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द फील्ड इज नोन एज क्रॉस फील्ड, है ना।
जनरल टर्मिनोलॉजी है, काम आने वाली है आपके। भाई क्या बात समझ में आई आपको? कंबाइंड फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होने चाहिए चाहे किसी भी एंगल पे हो, उसको कंबाइंड फील्ड बोला जाएगा। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इनको क्या बोला जाएगा? क्रॉस फील्ड। क्या बोला जाएगा? क्रॉस फील्ड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, वो है लॉरेंज फोर्स। क्या चीज है? लॉरेंज फोर्स। अच्छा, कंपैरिजन में एक और चीज ध्यान रखना, ये दोनों ही कैसी क्वांटिटी है? ई और बी दोनों वेक्टर क्वांटिटी है ना। ई, चलो पहले लिख लेते हैं। सिंबल एंड यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भाई मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखा जाता है और इसके ऊपर वेक्टर लगाया जाता है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं ना ई वेक्टर से, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अच्छा जी, बी वेक्टर। इसकी जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट जो होती है वो होती है टेस्ला। साइंटिस्ट है निकोला टेस्ला, उनके नाम पे ली गई थी। इसकी यूनिट कैसी होती है? टेस्ला। ओके, अच्छा जी, टेस्ला। ओके, अच्छा इसकी सीजीएस जो यूनिट होती है वो होती है गॉस। ठीक है, अच्छा 1 टेस्ला इक्वल टू ठीक है होता है 10⁻⁴ गॉस या 10⁻⁴ इक्वल टू नहीं 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁴। ये दोनों के बीच में क्या होता है? रिलेशन कई बार पूछ लिया जाता है। ओके, अच्छा जी ठीक है, चलिए उसके बाद है लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स, ओके तो इन्होंने बोला कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को कंबाइंड फील्ड में, इसमें अगर कोई चार्ज पार्टिकल कंबाइंड फील्ड में है, किसमें रखा हुआ है? कंबाइंड फील्ड में। ठीक है, कंबाइंड फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही है। अच्छा, कंबाइंड फील्ड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा, तो जो टोटल फोर्स लगेगा उसको बोला गया लॉरेंज फोर्स। उन्होंने बोला कि द लॉरेंज फोर्स इज इक्वल टू चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है थोड़ा वेक्टर एडिशन होगा। ठीक है, अच्छा इसके बारे में तो मैं बहुत अच्छे से जान ही रहा हूँ। ये तो कितना होता है? Q × E, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स। ठीक है, अच्छा मैग्नेटिक फोर्स के बारे में नहीं जानता। मैग्नेटिक फोर्स को लिखा जाता है QV क्रॉस B से। दिस इज द लॉरेंज फोर्स। ठीक है, लॉरेंज फोर्स क्या था? द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज प्लेस्ड व्हेन इट इज इन कंबाइंड फील्ड। ठीक है, द नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड फील्ड इज नोन एज लॉरेंज फोर्स। Fn इक्वल टू दिस एंड दिस। ठीक है, अच्छा जी इसको आप ऐसे लिख सकते हो Q ऐसा। ठीक है, अच्छा जी अब तो इसके बारे में मैं सब कुछ जानता ही हूँ। पॉजिटिव पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नेगेटिव पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और यानी जो चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है रेस्ट पार्टिकल पे, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही लगता है, या तो उसकी डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, पर लगेगा उसी डायरेक्शन में। मूविंग चार्ज पे जब मूविंग चार्ज हो किसी भी डायरेक्शन में, यानी जो फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल पे लगता है उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही होती है ना। अलोंग का मतलब या तो उसकी सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, आपने चार्ज पार्टिकल यू एंटर कराया बी स्पीड से, तो फोर्स उसके ऊपर इधर ही लगेगा भाई। अगर ये पॉजिटिव है तो इधर और नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट पर लगेगा इसी लाइन पे। ठीक है, इसके बारे में तो अपन जानते हैं। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की, है ना। जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है यानी एफ बी, इसको लिखते हैं क्यू वी क्रॉस बी। चलिए
अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात की जाए, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो इसको लिखा जा सकता है क्यू वी बी साइन थीटा। क्या ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आपको याद है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है? ए बी साइन थीटा, है ना? क्या होता था? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी नहीं होता ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी तो क्या होता है? ए बी साइन थीटा एन कैप। वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो एन कैप यूनिट वेक्टर होता है जो ए और बी दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो फिलहाल तो ये आ गया। चलिए अपन उसका छोड़ते हैं, डायरेक्शन का। देखो एन कैप क्या बता रहा है? डायरेक्शन, कि इस क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन आएगी वो ए और बी से जो प्लेन बनेगा उसके परपेंडिकुलर आएगी। ठीक है, परपेंडिकुलरिटी किस डायरेक्शन में आएगी? तो डायरेक्शन निकालने के लिए अपने पास कुछ तरीके है ना, राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है, और भी बहुत सारे पाम रूल, काफी चीज है जिनसे आप निकाल सकते हो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। चलिए वो तो निकालते रहेंगे। अब डायरेक्शन छोड़ी, पहले मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आया वो कितना आया? क्यू वी बी साइन थीटा। यानी सिर्फ मैं एफ बी लिखूं तो जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगता है वो लगता है क्यू वी बी साइन थीटा। इसके लिए देखो जो खास बात अगर मैं आपसे बात करूं, पहले अगर मान लो Q इक्वल टू 0 है तो क्या एफ बी की वैल्यू 0 आएगी? यस सर। देखो 1 2 3 4, ये 4 क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 1 2 3 4, है ना? 4 टर्म मल्टीप्लाई, इनमें से कोई एक भी 0 होगी तो क्या एफ बी की वैल्यू 0 ही आएगी? यस सर। तो सबसे पहला अगर Q 0 हो गया तो क्या 0 होगा? मैग्नेटिक फील्ड। Q 0 है, इसका मतलब पार्टिकल कैसा है? न्यूट्रल। यानी मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रल पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा। चाहे न्यूट्रल पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट पे हो या चल रहा हो या कुछ भी हो, न्यूट्रल पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा। एग्जांपल के तौर पे न्यूट्रॉन, जैसे न्यूट्रॉन मैं आपको कहूंगा मैग्नेटिक फील्ड बना के दूंगा, मैं कहूंगा इसमें जो आपका प्रोटॉन एंटर किया इतनी स्पीड से अंदर, तो प्रोटॉन पे फोर्स लगेगा, प्रोटॉन मुड़ जाएगा, जिधर फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में मुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। पर अगर न्यूट्रॉन को छोड़ा है तो न्यूट्रॉन जिस डायरेक्शन में आपने छोड़ा उसी डायरेक्शन में सीधा चलता रहेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन पे मैग्नेटिक फील्ड कोई भी फोर्स नहीं लगा सकता है ना? अच्छा जी, दूसरी बात करते हैं, अगर v बराबर 0 देन ऑल्सो एफ v बराबर 0। v बराबर 0 यानी स्पीड 0 है। जब पार्टिकल चार्ज है, जब प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, अल्फा है, कोई भी है चार्ज पार्टिकल, पर अगर स्पीड 0 यानी वो रेस्ट पे है तब भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। देखो सोर्स आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या था? मूविंग चार्ज, ठीक है। और अगर v सोर्स है वो उसका ना, तो सोर्स क्या है? मूविंग चार्ज। और फोर्स भी किस पे लगेगा? मूविंग चार्ज पे, क्योंकि जब भी स्पीड 0 होगी तब भाई फोर्स नहीं लगेगा। अगर स्पीड 0 हुई यानी जब पार्टिकल अगर रेस्ट पे हुआ तो रेस्ट पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड कोई भी फोर्स नहीं लगाता है, ठीक है। तीसरा b0 तो F0 तो कोई खास बात नहीं, मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं तो मैग्नेटिक फोर्स कहां से लगेगा, ठीक है। अच्छा इस पे आ जाओ, जब साइन थीटा 0 यानी साइन थीटा की वैल्यू 0 हो, यानी साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? जब थीटा की वैल्यू 0 हो या थीटा की वैल्यू 180 हो, ठीक है। अच्छा ये थीटा किस किस के बीच में एंगल है? v और b के बीच में ना, v क्रॉस b का ना, v और b के बीच में एंगल। यानी ऐसा केस हो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो और पार्टिकल भी इधर चल रहा हो, या मैग्नेटिक फील्ड इधर हो पार्टिकल इधर चल रहा हो, इन दोनों केस में ये 180 एंगल है, ये 0 एंगल है ना। अच्छा इन दोनों केस में एफ बी की वैल्यू कितनी आने वाली है? 0। देखो पार्टिकल है, चार्ज भी है और चल भी रहा है और मैग्नेटिक फील्ड में ही चल रहा है, पर अगर वो उसके पैरेलल या एंटी पैरेलल चला तो मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन पूछूं, क्या मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज पे हमेशा फोर्स लगाता है? नहीं, जब वो पैरेलल और एंटी पैरेलल चलेगा तब भी वो फोर्स नहीं लगाता है। क्या चार्ज पार्टिकल मूविंग क्या मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज पे फोर्स लगा सकता है? यस। क्या हमेशा लगाएगा? नहीं, इन दो केस में नहीं लगाएगा। जब थीटा की वैल्यू या तो क्या हो जाए 0 या थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए 180, यानी अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या पैरेलल चल रहा हो या फिर एंटी पैरेलल चल रहा हो, उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हो, तब मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। इन सभी केस के अलावा सभी केस में मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला है। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड की बात, है ना। मैग्नीट्यूड कितना होगा? इतना होगा। ये मैग्नीट्यूड कब कब 0 होगा? इन तीनों केस में 0 होगा, है ना। यानी ये फोर्स कब कब नहीं लगेगा? इन तीनों के लिए कितना लगेगा? इतना लगेगा। कब कब नहीं लगेगा? इन केस में नहीं लगेगा। अच्छा अब किधर लगेगा?
भाई फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी ना, ये तो अपन मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन रहेगी। तो भाई डायरेक्शन ये लगेगा किधर? अच्छा, तो जो एफ बी वेक्टर की डायरेक्शन होती है, जो एफ बी वेक्टर यानी मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है उसकी जो डायरेक्शन लगती है वो डायरेक्शन आती है v क्रॉस b के अलोंग। किसके अलोंग आती है? v क्रॉस b के अलोंग, ठीक है। अच्छा, तो यानी पहले सबसे पहले v क्रॉस b की डायरेक्शन निकाल लो भाई, ठीक है। v क्रॉस b की देखो डायरेक्शन निकालने का सिंपल सा तरीका, अगर किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालनी हो तो क्या कीजिए, पहले राइट हैंड लीजिए, फर्स्ट फिंगर फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन जो पहले लिखा हुआ है, तो वेक्टर प्रोडक्ट में a क्रॉस b इज नॉट सिमिलर टू b क्रॉस a, ये दोनों अलग अलग बात है भाई, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट आती है ना, हालांकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है पर डायरेक्शन अपोजिट होती है ना। तो देखो पहले कौन सा वेक्टर है, क्या ये मैटर करता है? यस सर करता है। यानी पहले राइट हैंड की फिंगर्स लो, उसको फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में कर दो और फिर सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में उनको फोल्ड कर लो, तो जिधर भी थंब आएगा राइट हैंड का वो v क्रॉस b की डायरेक्शन बताएगा। किसकी डायरेक्शन बताएगा? v क्रॉस b की। अच्छा जी, ये तो हो गया v क्रॉस b की डायरेक्शन। दूसरी बात, अब v क्रॉस b किससे मल्टीप्लाई है? q से। तो अगर q पॉजिटिव है, q कैसा है? पॉजिटिव, तो इस फोर्स की डायरेक्शन आएगी v क्रॉस b में, और अगर q की वैल्यू नेगेटिव है, ये नेगेटिव पार्टिकल है, तो इसकी डायरेक्शन आएगी v क्रॉस b। देखो ये जो भी v क्रॉस b वेक्टर आएगा उसको नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या चेंज हो जाएगी? डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इसकी क्या आएगी? अपोजिट। क्या आएगी? अपोजिट आएगी डायरेक्शन। बोल बात समझ में आ रही है आपको? तो देखो सबसे पहले v क्रॉस b की डायरेक्शन निकाल लो, वो राइट हैंड रूल से निकाल लेंगे, अभी मैं आपको एग्जांपल करा दूंगा। उसके बाद फिर देखो फोर्स किधर लगेगा? पॉजिटिव पार्टिकल है तो जो v क्रॉस b आया है उधर ही लगेगा, और नेगेटिव पार्टिकल है जो v क्रॉस b आया है तो उसके अपोजिट लगेगा। यानी कुल मिला के देखो आप हमेशा v क्रॉस b की डायरेक्शन निकाल लो, उसको ही मान लो फोर्स की डायरेक्शन। पॉजिटिव पार्टिकल है तो वही रहेगा, और नेगेटिव है तो समझ लो उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। जैसे को सिंपल सिंपल सा मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूं, मैंने कहा कि देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है और एक चार्ज पार्टिकल इधर चल रहा है, पॉजिटिव चार्ज है प्लस q चार्ज v स्पीड से इधर चल रहा है। मैंने कहा भाई फोर्स किधर लगेगा इस चार्ज पार्टिकल पे? क्या मैग्नेटिक फील्ड है? यस सर। चार्ज पार्टिकल है? यस सर। चल भी रहा है? यस सर। तो फोर्स तो लगेगा। अब फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालें? फर्स्ट वेक्टर पकड़ो भाई, फर्स्ट वेक्टर कौन सा है? v वेक्टर इधर दे रखा है, b वेक्टर इधर दे रखा है, तो फर्स्ट से सेकंड की तरफ फिंगर फोल्ड कर लिए दो। तो सबसे पहले राइट हैंड लो ना, राइट हैंड फर्स्ट फिंगर किधर लो? नीचे, नीचे की तरफ है ना, और फोल्ड किधर करनी है? सेकंड की तरफ। सेकंड क्या इधर से ऐसे करोगे तो इधर ऊपर की तरफ आ रहा है? यस सर। तो थंब किधर आया? इधर, तो फोर्स लगेगा भाई इधर, और इधर का मतलब डॉट। ये फोर्स की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन है भाई? फोर्स किधर लगेगा इस चार्ज पार्टिकल पे? इधर। अगर नेगेटिव पार्टिकल होता तो डायरेक्शन क्या जाती? क्रॉस। बस नेगेटिव होते ही बस डायरेक्शन रिवर्स कर दो ना। तो आपको हमेशा पॉजिटिव पार्टिकल से उसकी डायरेक्शन निकाल लो, नेगेटिव है तो डायरेक्शन अपोजिट कर लो, वरना जो डायरेक्शन आ गई वही आपकी डायरेक्शन आ गई। चलिए जी और देखिए, और एग्जांपल बताता हूं मैंने कहा ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या चीज है? मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा चार्ज पार्टिकल इसके अंदर जो एंटर किया वो इस डायरेक्शन में एंटर किया, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है v स्पीड से, ये मैग्नेटिक फील्ड है भाई। इस क्रॉस का मतलब क्या है? अंदर की तरफ है ना जी, इनटू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन और टुवर्ड्स इनसाइड है ना, इनटू द प्लेन। ओके ये अच्छा फोर्स किधर गया भाई? फर्स्ट वेक्टर किधर? सर जी इधर। सेकंड वेक्टर किधर? इधर। यानी एक वेक्टर इधर है और सेकंड वेक्टर इधर है, तो आपने फिंगर करनी है राइट हैंड की फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में, तो इधर है, और सेकंड वेक्टर किधर है? इधर। तो फोल्ड किधर करनी है? इधर। तो थंब किधर आया? ऊपर की तरफ। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इधर बी। ये फोर्स की डायरेक्शन, यानी चार्ज पार्टिकल इधर मुड़ जाएगा, फोर्स की डायरेक्शन मुड़ना चालू हो जाएगा। बात समझ में आई? तो मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं लगता है ना। मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, पर मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं लगता है चार्ज पार्टिकल पे, ठीक है। अच्छा तो इस टाइप से तो क्या फोर्स की डायरेक्शन निकाल लेंगे आप? चलिए और बताइए, मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक है, एक नेगेटिव पार्टिकल है वो इधर चल रहा है, बताइए फोर्स की डायरेक्शन। तो भाई फर्स्ट फिंगर तो वेलोसिटी की डायरेक्शन निकाल लो भाई, क्या नीचे की तरफ आ रही है? यस सर ऐसे आ रही है। अच्छा फोल्ड किधर करना है? दूसरा वेक्टर किधर है भाई? बाहर की तरफ, ऐसे है, पहला वेक्टर नीचे दूसरा वेक्टर इधर। तो फर्स्ट वेक्टर की तरफ फिंगर कर ली और सेकंड की तरफ फोल्ड कर लो, तो फोर्स किधर आया? इधर। फर्स्ट वेक्टर v नीचे आ रहा है,
दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इधर करके फिंगर किधर फोल्ड करनी है, इधर, तो थंब किधर आया, इधर। ये किसकी डायरेक्शन है, फोर्स की, v क्रॉस b की, ये v क्रॉस b की डायरेक्शन है, सर इधर आई। अब पार्टिकल कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव है तो भाई इस पे इधर लगेगा फोर्स, पॉजिटिव होता है इधर लगेगा। क्या फोर्स की डायरेक्शन निकाल पा रहे हैं, ओके। इसके आप थोड़ी सी चलिए और क्वेश्चन करा देता हूँ अभी। तो क्या देखिए, जैसे मैंने सिंपल सा आपसे क्वेश्चन बोला, सिंपल सा क्वेश्चन बोला, मैंने कहा कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल एंटर, तीन चार्ज पार्टिकल एंटर कराया मैंने, ए बी सी। एक को एंटर कराया तो वो एंटर करते ही इस डायरेक्शन में, एक को एंटर कराया तो सीधा निकला, और एक को एंटर कराया तो एक। इनमें से बोला इन चार पार्टिकल में से एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो पहचानो कौन सा पार्टिकल कौन सा है। तो भाई सबसे पहले तो जो सीधा निकल गया, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड उसमें कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा, इसका मतलब वो कैसा होगा, न्यूट्रल पार्टिकल होगा। भाई ये तो पहचानने में आ गया, जो बी है ना ये तो न्यूट्रॉन है। क्या इन दोनों पे फोर्स लग रहा है, यस सर, और दोनों पे उल्टी डायरेक्शन लग रहा है, एक पे ऊपर की तरफ और एक किधर भाग रहा है, नीचे की तरफ। तो यानी इनमें से एक पार्टिकल पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब पॉजिटिव पार्टिकल कौन होगा, प्रोटॉन, और नेगेटिव कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। तो आपको बस इनमें से पहचानना है पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव कौन है। तो भाई v क्रॉस b की डायरेक्शन निकालो, क्या दोनों का v इधर ही आ रहा है, यस सर, तो फर्स्ट वेक्टर तो इधर ही हो गया, और दूसरा वेक्टर किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। देखो फर्स्ट वेक्टर सेकंड की तरफ फिंगर यू फोल्ड कर लो, ये फर्स्ट है, फर्स्ट से सेकंड की तरफ यू मोड़ना है ना, यू फोर्स लगा ऊपर की तरफ, ये किसकी डायरेक्शन है, v क्रॉस b की। अब v क्रॉस b की डायरेक्शन ऊपर, तो जो पॉजिटिव पार्टिकल है उस पे तो ऊपर की तरफ ही फोर्स लगेगा, और जो नेगेटिव है उस पे किधर लगेगा, नीचे की तरफ। इसका मतलब ये कौन सा है, पॉजिटिव पार्टिकल, ये कैसा है, नेगेटिव पार्टिकल। अगर ये पॉजिटिव पार्टिकल है तो ये कौन सा हो गया, प्रोटॉन, तो a क्या हो गया, प्रोटॉन, और c क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, c क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। क्या यहाँ तक की बात समझ में आई आपको, ठीक है। अच्छा जी, और सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको बोला कि एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल, दोनों, एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल, दोनों को सेम मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करवाया गया, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कराया गया, दोनों की स्पीड सेम रखी गई, तो दोनों के ऊपर लगने वाले फोर्स का रेशियो बता दो। एक अल्फा पार्टिकल था और एक कौन था, प्रोटॉन था, है ना। तो भाई जब प्रोटॉन पे कितना फोर्स लगेगा, प्रोटॉन पे तो फोर्स लगेगा, फोर्स का रेशियो था ना, तो दोनों लिख लो भाई, प्रोटॉन पे और अल्फा पे। प्रोटॉन पे लगेगा प्रोटॉन का, प्रोटॉन की स्पीड, प्रोटॉन जिस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया है, और इनटू साइन थीटा पी, जितने एंगल पे एंटर किया है। ऐसे इसके अंदर हो जाएगा ये अल्फा, वी अल्फा, बी अल्फा, साइन थीटा अल्फा। क्या दोनों ही 90 डिग्री पे एंटर करे हैं, यस सर। भाई आपको तो रेशियो निकालना है ना, भाई दोनों 90 पे, यानी थीटा पी और थीटा अल्फा दोनों 90 है, दोनों बराबर है, तो भाई ये कैंसिल हो गए, दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किए हैं, यस सर, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। क्या दोनों की स्पीड सेम है, यस सर, ये भी कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए। तो जो एफ पी अपॉन एफ अल्फा जो बचा, क्या प्रोटॉन पे चार्ज प्लस ई होता है और इस पे चार्ज कितना होता है, प्लस का 2e। वैसे भी आप मैग्नीट्यूड का रेशियो निकालते हो तो पॉजिटिव आएगा ना। अच्छा, तो ई से ई कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1/2। क्या आ गया, 1/2। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे पूछ सकता था, मैं सेम स्पीड नहीं देता, बाकी कहते हैं दोनों परपेंडिकुलर एंटर किए सेम मैग्नेटिक फील्ड पे, तो दोनों पे फोर्स सेम लगा, तो बताओ उनकी स्पीड का रेशियो क्या आएगा। तो भाई फोर्स सेम लगता तो देखो इधर से ये कैंसिल हो जाता। अगर मैं कहता फोर्स सेम लगा तो बताओ स्पीड, अगर मैं कहता स्पीड सेम है तो बताओ फोर्स का रेशियो। मैं बोलता हूं कि दोनों में फोर्स सेम लगा तो स्पीड का रेशियो बताओ, तो फोर्स सेम लगता तो देखो ये कट जाते इधर, तो इधर तो बचता देखो 1 इक्वल के इधर, और इक्वल वेलोसिटी का रेशियो तो आपको पता नहीं है, और ये कितना होता भाई
QP अपॉन Q अल्फा V1/2 ही होता और इधर क्या बच जाता है VP/V अल्फा। तो कितना आ जाता है भाई 2:1 इक्वल टू VP/V अल्फा। अगर मैं कहता दोनों पे फोर्स सेम लगा तो किसका रेशियो पूछ लेता है स्पीड का। अब स्पीड का रेशियो दिया है मैंने तो आपसे किसका रेशियो पूछ लिया फोर्स का, है ना। अब इस कंसेप्ट में जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरली देखो कितने टाइप के हो सकते हैं। इस पे देखो जब रेशियो पूछता है तो जनरली कितनी चीजें देता है, या तो आपको दोनों चार्ज पार्टिकल की क्या वेलोसिटी सेम है। जब फोर्स का रेशियो पूछेगा, किसका रेशियो पूछेगा फोर्स का रेशियो, क्या है दोनों की वेलोसिटी सेम है या दोनों की वेलोसिटी का रेशियो दे देगा आपको, ठीक है। या बोलेगा दोनों का मोमेंटम यानी m इंटू वी ये सेम है या दोनों के मोमेंटम का रेशियो दे देगा। तीसरा या तो बोलेगा दोनों चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सेम है या आपसे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दे देगा। या आपसे बोलेगा दो चार्ज पार्टिकल को सेम पोटेंशियल से एक्सीलरेट किया गया है। इससे क्या गया है सेम, ये पोटेंशियल है, वेलोसिटी नहीं है भाई, ये भी अलग है ये भी अलग है ना, इसको स्मॉल वी से लिख देता हूं स्मॉल वी से। दो चार्ज पार्टिकल को सेम पोटेंशियल से एक्सीलरेट किया गया या पोटेंशियल का रेशियो, है ना। इतने टाइप से इतनी चीजें गिवन देके आपसे क्या पूछा जा सकता है फोर्स का रेशियो, है ना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनके ऊपर क्वेश्चन करा दूंगा दो चार, आप अभी यहाँ तक के देखिए। ओके थैंक यू।